इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल किंग की लाडो भाग 23। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयंसी को एक बेटी होती है। अब आगे आयंसी इस वक्त बेहोश थी। वहीं विवान के गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। बच्ची दूध की तरह गोरी थी, उसकी त्वचा हल्की गुलाबी थी। उस बच्ची को देख उन तीनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। विवान उस बच्ची को देख धीरे से राघव के गोद में देता है और कहता है, भाई बेटी हुई है हमारी प्रिंसेस की, छोटी सी प्रिंसेस। राघव धीरे से उस बच्ची को अपने गोद में लेता है। वो बच्ची गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक थी। आरव उस बच्ची के चेहरे को देखते हुए कहता है, भाई ये बच्ची कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल हमारी आंसू की तरह। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी छोटी सी गुड़िया माँ बन गई है। आरव की बात पर राघव धीरे से मुस्कुरा देता है और उस बच्ची के माथे को चूम लेता है। राघव के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस कर उन नन्ही सी बच्ची ने पहली बार अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते हुई सबसे पहले उसने राघव का चेहरा देखा। वो टुकुर टुकुर राघव का चेहरा देख रही थी। उसे अपने नन्हे हाथों में राघव की उंगलियां पकड़ रखी थी। राघव बस प्यार से उस बच्ची को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह जाता है। बच्ची ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका छोटा सा सर एक तरफ को लटक गया, जिसे देख राघव भी घबरा गया। वो उस बच्ची को गाल को धीरे से थपथपाते हुए विवान से परेशान होकर कहता है, ये बच्ची को क्या हुआ? विवान जल्दी से उस बच्ची को अपने गोद में लेता है और उसे चेक करता है। चेक करने के बाद उसके आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाता है, बच्ची के चेहरे पर गिर जाता है। वो राघव की तरफ देख अपना सर ना में हिलाते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहता है, बच्ची नहीं रही भाई, मैं हार गया। मैं मेरी प्रिंसेस की बच्ची को नहीं बचा पाया। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी गुड़िया को? विवान की बातें सुन उसका दिल धक सा रह गया जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोग क्या कहे। वो लोग उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, चेहरे को देख रहे थे जिसने इस दुनिया को पूरी तरीके से देखा भी नहीं था। आरव अपने भराए हुए गले से कहता है, भाई हमने आंसू का इतना ख्याल रखा, फिर कैसे इस बच्ची को कुछ हो सकता है? विवान नम आंखों से कहते हैं, आंसू की प्रेगनेंसी में पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। बच्चा ठीक से उसके पेट में ग्रोथ नहीं कर पा रहा था और ना उससे ढंग से पोषण मिल रहा पाया। आज जब आंसू पेट के बल गिरी तो असर बच्चे पर हुआ, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर थी। आरव आयंसी के चेहरे को देखते हुए कहता है, आंसू ने अगर अपने बच्चे के बारे में पूछा तब हम उसे क्या कहेंगे? राघव आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम्हें लगता है सारी सच्चाई जानने के बाद आंसू इस बच्चे के बारे में पूछेगी? बच्चे के मृत शरीर को देख, अगर ये बच्चे जिंदा भी होती है तो शायद आंसू इसे अपना नहीं पाती और इस मासूम सी बच्ची को अपने माँ की नफरत झेलनी पड़ती। आरव से बच्ची को लेकर जाओ, दफना दो। आरव आंसू ने अपनी बच्ची को अब तक देखा नहीं है। विवान वो ना देखे वहीं बेहतर है, कम तकलीफ होगी उससे। आरव बच्ची को विवान की गोद में धीरे से अपनी गोद में ले लेता है और उसे वहां से लेकर निकल जाता है। इस वक्त तीनों माफिया ब्रदर्स आयंसी के पास बैठे थे। तभी आयंसी को धीरे धीरे होश आता है। वो उठने की कोशिश करती है तो राघव उसे सहारा देकर बैठाता है और उसे प्यार से उसके गालों को छूकर कहता है, आंसू बेटू दर्द नहीं हो रहा है ना? कहीं आयंसी मासूमियत से कहती है, अजीब सा लग रहा है। राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। आयंसी राघव की बात सुन रही थी, लेकिन अचानक ही उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। वो तीनों भाई एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें लगा आयंसी उनसे कई सवाल करेगी, लेकिन
उसने कोई सवाल नहीं किया। उसे सवाल ना करता देख वो लोग हैरान थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आरव आयंसी के सामने एक पैकेट बढ़ाकर रख कहता है, आंसू ये लो, कपड़े जाकर बदल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। आयंसी चुपचाप उसके हाथों से कपड़े का पैकेट ले लेती है तभी, लेकिन उसे उठने के में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उससे अभी भी उसकी डिलीवरी हुई थी और वो डिलीवरी के बाद चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। राघव आयंसी को बाथरूम में छोड़कर आता है। कुछ देर बाद आयंसी कपड़े बदल लेती है तो राघव उसे गोद में उठा बाहर लेकर आता है और कुछ ही देर में वो लोग उसे लेकर उस होटल से निकल जाते हैं। अब तक सुबह हो चुकी थी। पूरे रास्ते आयंसी एक शब्द नहीं बोल कहती। वो एक टक बस खिड़की के बाहर खाली सड़कों को देखते रहती है। उसकी खामोशी उसके भाइयों काफ़ी चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लोग आयंसी को थोड़ा वक्त देना चाहते थे जिससे वो उस हादसे से संभल जाए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी अब्रोय मैंसन के सामने आकर रुकती है। सभी लोग गाड़ी से उतरते हैं। राघव आयंसी को सहारा देकर मैंसन के अंदर चल लाता है। हॉल में इस वक्त सिया, तानी और अभी तीनों मौजूद थे। आयंसी को देख वो तीनों जल्दी से उसके पास आती है। सिया आयंसी को अपने गले से लगा लेती है। इस वक्त उसकी आंखें नम थी क्योंकि राघव ने पहले ही उन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। सिया आयंसी से दूर होते है और उससे के पूरे चेहरे को चुमकर कहती, आंसू तुम ठीक हो ना बच्चा। आयंसी कुछ नहीं कहती, बस अपनी खाली आंखों से एकटक सिया को देखते रहती है। फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहती है, मम्मा मैं थक गई हूँ। सिया बच्चा तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आयंसी धीरे धीरे चलकर वहाँ से अपने कमरे में चले जाती है। उसे जाता देख सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो झट से राघव के गले लग रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची। राघव सिया को अपने गले से लगाए बस आयंसी को जाते हुए देख रहा था। आज उसकी छोटी सी गुड़िया पूरी बदल चुकी थी। उसके चेहरे की मासूमियत आज पूरी तरीके से कहीं खो गई थी। आयंसी इस वक्त वॉशरूम में थी। वो शावर के नीचे बैठी थी। उसके ऊपर शावर का ठंडा ठंडा पानी गिर रहा था, लेकिन उसे देख इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ फर्क ना पड़ रहा हो। आयंसी की आंखें लाल हो गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रही थी, लेकिन शावर के पानी के कारण उसके आंसू पानी में ही घुल रहे थे। वो कांपते हुए अपने होठों से अपने पेट पर हाथ रखती है और अगले ही पल जोर से चीखती है, आह। पूरे बाथरूम में उसकी आयंसी की दर्द भरी आवाज़ें गूंज रही थी। वो जोर जोर से चीख कर रो रही थी। उसके आवाज़ में उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। इस वक्त उसके दिल दर्द काफ़ी तकलीफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इतनी देर से जो दर्द उसके अपने अंदर समेट रखा था, अब वो दर्द आंसुओं के सहारे बाहर आ रहा था। वो अभी रो ही रही थी कि तभी कोई शावर का पानी बंद कर देता है। आयंसी अपनी आंसू भरे आंखों से सर उठाकर जब ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है। आयंसी इस वक्त शावर के नीचे बैठी रो रही थी। शावर का बर्फ से ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर रहा था, लेकिन इस वक्त उसका दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे ठंडे पानी से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी में उसकी आंसू भी मिल रहे थे, लेकिन उसकी सिसकियाँ कम नहीं हो रही थी। उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। वो अभी रो ही रही थी कि तभी शावर का पानी बंद हो जाता है। वो अपना चेहरा उठा जब ऊपर देखती है तो फिर सिसकने लगती है, क्योंकि शावर का पानी राघव ने बंद किया था और वो उसे चिंता भरी नज़रों से देख रहा था। उसके आंखों में आयंसी के लिए चिंता साफ नज़र आ रही थी। वो नीचे झुकता है और झट से आयंसी को अपने गोद में उठा लेता है। आयंसी भी छोटे बच्चों की तरह उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। राघव उसे कमरे में लाता है, फिर धीरे से उसे नीचे उतारता है और कबर्ड से जाकर एक शर्ट और टी शर्ट लाकर उस आयंसी की तरफ बढ़ाते हुए अपनी शांत आवाज़ में कहता है, बेटू जाकर कपड़े बदल लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आयंसी चुपचाप वो कपड़े लेकर क्लोजेट में चली जाती है और कुछ मिनट बाद वो कपड़े बदल कर आती है। उसका मासूम चेहरा पूरा मुरझा गया था, आंखें लाल हो गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितने रो रही थी। आयंसी की बालों में अभी भी पानी टपक रही था। राघव एक सूखा तौलिया लेकर आता है और आयंसी को बेड पर बैठा उसके बालों को तौलिए से पोंछते हुए कहता है, बेटे तुमने बाल क्यों गीला छोड़ा? अगर तबीयत खराब हो जाती तो अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती तो पता है कितना परेशान हो जाते सब, खासकर तुम्हारी मम्मा।
अंशी जो इतनी देर से राघव के सामने खुद के जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, अब उसका सब्र जवाब दे चुका था। वो झट से राघव के कमर पर अपनी बाहें लपेट लेती है और रोने लगती है। उसे इस तरह रोते देख राघव को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन वो अंशी को चुप करवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। राघव अंशी के बालों में अपने हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, क्या हो गया बच्चा, क्यों रो रही हो? अंशी रोते हुए कहती है, भैया मैं बहुत गंदी हूँ क्या? राघव उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, नहीं बेटू, किसने कहा मेरी गुड़िया गंदी है? मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी है। अंशी राघव से दूर होकर उसे देखते हुए कहती है, अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मम्मा तो कहती है अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मेरे साथ तो बुरा हुआ था। ज़्यादा रोने के कारण अंशी ठीक से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके शब्दों में छुपे दर्द को राघव बाखूबी महसूस कर पा रहा था, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वो उसका चेहरा हाथों में थामकर प्यार से कहता है, बेटू ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही हो। अंशी राघव के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, भैया मेरा बेबी। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगता है। वहीं उसके मुंह से मेरा बेबी सुन राघव का शरीर सुन पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंशी को कैसे कहे कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो अंशी को कुछ कहता उससे पहले ही अंशी की बातें सुन उसके होश उड़ गए। अंशी सिसकते हुए कहती है, मेरा बेबी मुझे छोड़कर क्यों गया? भैया वो भी मुझसे गुस्सा हो गया था ना क्या? क्यों वो मुझे छोड़ भगवान की जी के पास चला गया? जो सब मुझे क्यों छोड़ देते हैं भैया? अंशी की बातें सुन और उसके आंखों में आंसू देख राघव को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी छोटी सी गुड़िया से कैसे कहे। वो झट से अंशी को गले लगा लेता है और कहता है, बच्चा तुम्हारे बेबी को जाने था इसलिए वो गया। तुम्हें ऐसा मत रो, वरना तुम्हारा बेबी जो तुम्हें ऊपर से देख रहा है वो भी दुखी हो। अंशी उससे दूर हो अपने आंसू पोंछ कर कहती है, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन भैया मैं कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी भी उन लोगों का गंदा गंदा टच महसूस होता है। मुझे बहुत गंदा गंदा महसूस होता है भैया। मुझे सब कुछ भूलना है भैया। मुझे कुछ याद नहीं रखना। मुझे उन दिनों को पूरी तरह से भूलना है। जब तक मैं उससे नहीं भूलूंगी मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझसे सांस भी नहीं लिया जाएगा। सब कुछ भूलना है मुझे। अपनी ज़िंदगी के साथ 1 साल पूरा भूलना है चाहती हूँ मैं। भैया कुछ करो ना। इस वक्त अंशी पूरी तरह से रो रही थी। उसे इस तरह से रोता देख राघव झट से उसे गले लगा लेता है। अंशी को इस कदर रोता देख उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो ये बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि अंशी इस वक्त कितने दर्द में है। उसे हादसे के बाद उसके शरीर के जख्म तो भर चुके थे, लेकिन जो जख्म उसके दिल उसके आत्मा में लगे थे वो इतने जल्दी नहीं भरने वाले थे। राघव प्यार से उसके बालों को चूम उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत जल्द तुम उस हादसे को भूल जाओगी बेटू, और तुम्हारी लाइफ में फिर सिर्फ खुशियाँ होगी। कोई आएगा तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देगा, जो तुम्हें हम तीनों भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करेगा। अंशी उससे दूर कोशिश करते हुए कहती है, आप तीनों से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता भैया, और मुझे अब किसी से भी प्यार नहीं करना होता। राघव मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर कहता है, जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे अपनी जान से ज़्यादा चाहेगा, उसी दिन तुम उसे खुद से प्यार करने से रोक नहीं पाओगी। वो तुम्हें प्यार के सही मायने बताएगा, तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देगा। वो तुम्हें हम तीनों से ज़्यादा प्यार करेगा। अंशी अपने चेहरे से राघव का हाथ हटाकर गुस्से में कहती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप तीनों से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और मुझे किसी से प्यार नहीं करना। सब बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, सिर्फ हर्ट करते हैं। मुझे नफरत है प्यार से। इस वक्त अंशी के आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसे ऐसे देख राघव उसके आंसू पोंछकर गहरी सांस लेकर कहता है, प्यार गलत नहीं होता बेटा, बस गलत इंसान से हो जाता है। जिस दिन तुम्हें किसी सही इंसान से प्यार होगा, वो ये इस राघव ओबरॉय का वादा है तुमसे, चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसके हाथों में तुम्हारा हाथ दूंगा। अंशी बस एकटक राघव का चेहरा देख रही थी। वहीं राघव मुस्कुरा दे रहा था। दुबई एक आलीशान बंगला जो दुबई के पोर्ट्स इलाके में स्थित था, वो बंगला देखने में काफ़ी आलीशान और खूबसूरत था। बंगले के बाहर खूबसूरत सा बगीचा था जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। बंगले के अंदर मौजूद हर
एक चीज़ की कीमत करोड़ों में थी। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल्डन कलर का झूमर लगा हुआ था। डाइनिंग टेबल में सभी नौकर चुपचाप नाश्ता कर लगवा रहे थे। किसी ने भी एक जरा आवाज़ नहीं की, क्योंकि सभी को पता था कि इस बंगले का मालिक जल्लाद है, जिससे एक आवाज़ तक नहीं पसंद। सभी नौकर के हाथ थर थर काँप रहे थे, लेकिन वो अपना काम बड़ी सलीके से कर रहे थे। तभी उन्हें जूतों की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनते ही वहाँ मौजूद लोगों को खून सूखने लगता है। वो लोग जल्दी से नाश्ता लगाते हैं और डाइनिंग टेबल से थोड़ी दूर में सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। उन जूतों की आवाज़ अब उन्हें एकदम पास से महसूस होते हैं, लेकिन किसी ने भी अपना सर उठाकर देखने की कोशिश नहीं की। वो शख्स एक नज़र उन सभी नौकरों को अपनी जलती हुई निगाहों से देखता है। ये था दुबई का किंग अव्यांश रघुवंशी। उम्र 25 साल, गोरा रंग, काली आंखें, हाइट 6 फुट। इस वक्त अव्यांश ने ब्लैक 3 पीस सूट पहना रखा था। देखने में ये किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं था। इसकी पर्सनालिटी इतनी गजब की थी कि लड़कियां इसे एक नज़र देखने को मरती थी, लेकिन इसने किसी भी लड़की को देखने की कभी जहमत नहीं उठाई। जो भी लड़की इसके करीब आने की कोशिश करती, ये उन्हें मौत की नींद सुला देता। एक तरह से इन्हें जल्लाद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को मारने के नए नए तरीके लाते थे। अव्यांश जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और जैसे कॉफ़ी का मग उठाने लगता है, तभी उसके कप पर उंगलियों के निशान नज़र आते हैं। वो अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, ये कॉफ़ी का कप यहाँ किसने रखा? अव्यांश की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि वहाँ मौजूद लोगों की रूह कांप गई। एक आदमी डरते डरते सामने आता है, अपने डर और घबराहट को छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, सर वो अभी इतना ही कहता है कि वहाँ एक गोली चलाने की आवाज़ आती है, और अगले ही पल उस शख्स की मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच अव्यांश ने गोली चलाई थी। अव्यांश सबको देख अपनी खतरनाक आवाज़ में कहता है, मुझे किसी और की छुई हुई चीज़ों से सख्त नफरत है, चाहे वो कॉफ़ी का मग हो या फिर कोई लड़की। अव्यांश रघुवंशी की छुई हुई चीज़ें नहीं लेता। अव्यांश की बातें सुन वहाँ मौजूद लोगों का शरीर डर से काँप रहा था, क्योंकि अव्यांश में उन्हें साक्षात मौत का देवता नजर आ रहा था। अव्यांश का फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन उठा सामने वाले की बात सुनता है तो उसकी आंखें कठोर हो जाती है। वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। कौन है ये अव्यांश रघुवंशी? क्या आयांशी की ज़िंदगी में सच्ची मोहब्बत दस्तखत की? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कर दीजिएगा। देखते ही देखते उस हादसे को गुजरे हुए पूरे 1 साल हो चुके थे, और इन 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। आयांशी अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब अपने कमरे में ही करती थी। एक तरह से कहा जाए तो उसने अपने कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली थी। उसे ऐसे देख सभी को तकलीफ होती थी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे आयांशी डिप्रेशन में जाने लगी थी। कई बार उसने इन दोनों महीनों में अपना जान देने की भी कोशिश की। उसने अपने हाथ की नस काट ली, तो कभी पानी से भरे टब में सो गई, लेकिन उसके भाइयों ने उसे बचा लिया। आयांशी की ऐसी हालत देखते हुए राघव ने कुछ डिसाइड किया था। उसने सोच लिया था आयांशी को वो इस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। इस वक्त ओबरॉय मेंशन में काफ़ी परेशानी का माहौल था। सभी के चेहरे पर चिंता साफ लकीरें थी। सिया का रो रो कर बुरा हाल था। वही तानी और अभी उसे संभाल रही थी। सुबह से आयांशी का कुछ पता नहीं चल रहा था। राघव ने अपने सारे आदमियों को पूरे शहर में फैला दिया था। उसे कैसे भी उस वक्त बस अपनी बच्ची चाहिए थी। राघव अपने गार्ड पर पूरा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मेरी बच्ची घर से चली गई और तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता ही नहीं वो कब गई। तुम्हें सोने के पैसे नहीं देता हूँ मैं। राघव की बातें सुन वो गार्ड सर से कांपने लगते हैं। तभी वहाँ विवान और आरव आते हैं। दोनों के चेहरे पर इस वक्त चिंता साफ नजर आ रही थी। विवान उस गार्ड को वहाँ से जाने को कहता है, तो वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। राघव परेशान होकर अपने दोनों भाइयों से पूछता है, कुछ पता चला आंसू का? दोनों साथ में ना में सर हिलाते हैं। विवान कहता है, भाई मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन आंसू का कुछ पता नहीं चला। इस वक्त विवान के चेहरे पर निराशा और परेशानी साफ साफ नजर झलक रही थी।
सिया रोते हुए कहती है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अपनी माँ को ऐसे रोते देख 1.5 साल का नन्हा रेयांश भी रो रहा था, जिसे इस वक्त तानी संभाल रही थी। राघव अपने हाथ में पकड़े उस लेटर को अपनी नम आंखों से देख रहा था। वो लेटर आंसू उन लोगों के लिए छोड़कर गई थी। वो बार बार उस लेटर को पढ़ रहा था जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। लेटर, सॉरी भैया, आप तीनों को बड़ा वाला सॉरी। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते, लेकिन सच तो यही है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैंने कभी आप लोगों की बात नहीं मानी, जबकि आप लोग हमेशा मुझसे प्यार से समझाते आए हो। आप लोगों ने मुझे कितना समझाया था। आरव भैया ने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं आयान से दूर रहूं, वो अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे आँखों में आयान के प्यार की पट्टी बंधी थी। जिस उम्र में मुझे अपना बचपना जीना था, उस उम्र में मैं उस आयान के झूठे प्यार में पागल थी। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। अगर आप लोगों ने मुझे समझाने के अलावा अगर मुझे 2 थप्पड़ लगाया होता तो शायद मैं संभल जाती, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। हर पल अपना गुस्सा काबू में रखा। मेरे सामने आयान की सच्चाई भी लेकर आए, लेकिन मैं उस सच्चाई को शायद अपनाना ही नहीं चाहती थी। बात, आप तीनों वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। आपने मुझे हमेशा वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ें लाकर दी। मुझे सिया मम्मा लाकर दी। जानती हूँ सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप और मम्मा ने हमें कभी मुझे मामा पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे अपनी बहन नहीं, बेटी की तरह प्यार किया। मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दी, लेकिन मैं आप लोगों के प्यार के लायक नहीं थी भैया। आप तीनों ने मुझे इतना प्यार किया और मेरी वजह से आप लोगों की सबके सामने बेइज्जती हुई। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे पता है आप तीनों का नाम इस दुनिया में काफ़ी ऊंचा है। आप लोगों को अपना नाम, अपना रुतबा बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे वजह से सब खराब हो गया। मेरी गलती के वजह से आज मेरी ये हालत है। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं बच्ची ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अब कोई भी मेरा हाथ नहीं थामेगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लड़की को अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा जिसके साथ ना जाने कितने लोगों ने रेप किया है, कितने ही लोगों ने उसके शरीर को नोचा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया भैया। अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी इज्जत खो दी मैंने, और अब मैं अपनी वजह से आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। आई एम सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। मुझे अपनी हर लाइफ में आप तीनों जैसे ही भैया चाहिए, और प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की हर लड़की को आप तीनों जैसा भाई मिले। आपकी आंसू। लेटर को दोबारा पढ़कर राघव की आंखें फिर से नम हो जाती है। उस लेटर में शब्द लिखे में आंसी का दुख साफ साफ नजर आ रहा था। उस लेटर को पढ़कर आज राघव को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसकी वही छोटी सी गुड़िया, जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, आज आंसी के लिखे शब्द उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि उसकी गुड़िया अब बड़ी हो चुकी है। राघव पूरे शहर में नाकाबंदी करवाने वाला था, लेकिन विवान ने उसे रोक दिया, क्योंकि उससे आम जनता परेशान होती। सिया रोते हुए राघव के पास आती है और कहती है, आप कहीं से भी मुझे मेरी बच्ची लाकर दीजिए। मेरी बच्ची मेरे के बिना नहीं रह सकता। राघव सिया को अपने बाहों में भर लेता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा आंसू को, वो बहुत जल्द हमारे पास होगी। इस वक्त राघव के चेहरे पर अजीब से भाव थे जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आंसी बेसुध सी खाली सड़कों पर चल रही थी। वहाँ से बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही चल रही थी। आंसी की आंखें सूजी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोई है। इस वक्त उसने एक गुलाबी रंग का पैजामा और सफ़ेद रंग का टी शर्ट पहना हुआ था, जिस पर बारबी बनी थी। पैरों में सफ़ेद जूते, बालों को खुला छोड़ कुल मिलाकर वो बहुत प्यारी लग रही थी। आंसी घर से तो आई गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ जाए। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। वो सब चीज़ों से बेखबर बस चले जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दी जल्दी चलने के कारण उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका तेज़ी से पीछा कर रहा है। वो जैसे पलटकर देखती है, वो हैरान हो जाती है और उसके आंखों में डर सी हो जाती है। कैसे
कैसे ढूंढेंगे अब माफिया ब्रदर्स अपनी गुड़िया को। आयंसी बेसुध सी खाली सड़कों पर चल रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी देर से रो रही थी और अभी भी रो रही है। आयंसी घर से निकल तो गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। ये दुनिया उसके लिए अनजान था और उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस अनजान दुनिया में खो चुकी है। आयंसी अभी भी चल रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को महसूस कर उसकी मुठ्ठियाँ अपने कपड़ों में कस जाती है। वो अपनी चाल तेज कर लेती है। आयंसी जितनी तेज़ी से चल रही थी, उतनी ही तेज़ी से वह कदमों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। वो जल्दी जल्दी चलते हुए रोने लगती है। इस वक्त डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। आयंसी को देख ऐसा लग रहा था कि वो चल कदम रही है और भाग ज़्यादा रही है। अचानक से आयंसी भागने लगती है। तभी उसके पीछे आ रहे 4-5 मवाले लड़के भी उसके पीछे भागने लगते हैं। आयंसी काफ़ी तेज़ी से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भागे। अचानक से भागते वो एक डस्टबिन के पीछे छुप जाती है। तभी उन्हें वो मवाली लड़के नज़र आते हैं जो उसे यहाँ वहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उन लड़कों में से एक कहता है, अरे कहाँ गई ये, अच्छा खासा हाथ में आकर निकल गई। दूसरा लड़का, सही कहा, क्या मस्त माल थी, बस एक बार चखने मिल जाता। इतना कहा वो अपने होठों पर जी फिराने लगता है। उन सभी के चेहरों पर आयंसी को हवस साफ नजर आ रहा था। उन लोगों का पहनावा उसे और डरा रहा था, क्योंकि उन लोगों ने रोड साइड लफंगों की तरह कपड़े पहन रखे थे। वो गुंडे डस्टबिन के पास आते हैं और उन्हें डस्टबिन के पास आता देख आयंसी डर से अपने मुंह अपने हाथ पर रख देती है, जिससे उसके थोड़ी सी भी आवाज़ ना निकले। कुछ देर तक वो लोग आयंसी को आसपास ढूंढते हैं, लेकिन जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद तक आयंसी वहीं बैठती रहती है। जब उनसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि वो लोग वहाँ जा चुके हैं, तब वो उस डस्टबिन के पीछे से निकलती है। अब तक अंधेरा हो चुका था। आयंसी वहाँ से आसपास देखती हुए चल रही थी। रात को जानवरों और कीड़ों की आवाज़ उसे काफ़ी डरा रही थी, लेकिन वो हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी। सुबह से भूख प्यास होने के कारण उसे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका गला भी सूख रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक नल नज़र आता है। वो जल्दी से उस नल के पास पहुंचती है और जैसे अपना बायां हाथ नम चालू करने के लिए उठाती है, उसे अपनी कलाई पर तेज दर्द महसूस होता है, जिससे उसकी दर्द भरी सिसकी निकल जाती है। वो अपनी कलाई पर देखती है जहाँ वहाँ पट्टी बंधी हुई थी। उसे रात का वाकया याद आता है जब उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो सब याद करते हुए फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। आयंसी अपने दूसरी हाथ से नल चालू करती है और उसी हाथ से जैसे तैसे नल से पानी पीती है। पानी पीते हुए उसका टी शर्ट भीग चुका था, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पानी पीने के बाद वो थोड़ी आगे चलती है, तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है। उस ट्रक को देख पाता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो जल्दी से जाकर जैसे तैसे उसमें चढ़ जाती है। ट्रक में चढ़ने के दौरान उसके हाथ की कोहनियाँ छिल गई थी और उसके पट्टी बंधे हाथों भी दबाव पड़ रहा था, जिस कारण उसकी सफ़ेद पट्टी लाल हो गई थी। जैसे तैसे आयंसी ट्रक में चलती है तो वो देखती है वहाँ कई सारे बड़े बड़े बक्से रखे थे। आयंसी के हाथों में काफ़ी दर्द हो रहा था, जिस कारण वो एक बक्सा जो खुला हुआ था उसमें घुस कर सो जाती है। बक्से में घुसते ही आयंसी दर्द के कारण गहरी नींद में चली जाती है। उसके सोते ही ट्रक चलने लगता है। ट्रक के चलने के कारण वो झटके से उससे बक्स का दरवाज़ा बंद हो जाता है जिसमें आयंसी सोई हुई थी। दुबई, एक शख्स कांच की दीवार के सामने खड़ा दुबई शहर को देख रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था। उसका एक हाथ अपने पैंट की पॉकेट में था। वो अपनी गहरी काली आंखों से बाहर का नज़ारा देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, एक वक्त था जब इस दुबई शहर में मैं भटक रहा था, दर की ठोकरें खा रहा था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और एक आज का वक्त है जब ये पूरा दुबई शहर मेरी इजाज़त के बिना सांस तक नहीं लेता। आज मैं इस दुबई शहर का बादशाह हूँ, राज करता हूँ मैं यहाँ। लोग मुझसे मिलने के लिए महीनों इंतज़ार करते हैं। अपने दम पर मैंने ये सब हासिल किया है।
इस वक्त उस शख्स की आंखें बेहद कठोर थी, लेकिन होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान भी थी। वो अभी भी वैसा ही खड़ा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है, सर, डील राघव ओबरॉय की कंपनी को मिल चुकी है। इतना कह वो अपना सर झुकाए वहाँ खड़ा रहता है। अपने असिस्टेंट की बात सुन उस शख्स की आंखें कठोर हो जाती है। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से जल रहा था। वो अपने टेबल के पास आता है और वहाँ रखा पेपर वेट उठा उस शख्स की तरफ फेंकता है, और लेकिन उसका असिस्टेंट टस से मस नहीं होता। वो वहीं खड़ा रहता है। वो पेपर वेट उसके कदम एकदम पास से निकल जाता है। वो शख्स अपनी गहरी निगाहों से अपने असिस्टेंट को देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, निशाना चूका नहीं, मैंने जानबूझकर गलत निशाना लगाया, वरना तुम भी जानते हो आयंस रघुवंशी का निशाना कभी नहीं चूकता। ये डील हमारे हाथ नहीं आया तो क्या हुआ? बहुत जल्द राघव ओबरॉय की जान मेरे हाथों में आएगी। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही उस माफिया किंग की। कमजोरी तो हर इंसान की होती है, सिवाय अव्यांश रघुवंशी के। लेकिन अव्यांश रघुवंशी को लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाना बाखूबी आता है। इतना कह वो हंसने लगता है। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी, जिससे एक पल को उसका असिस्टेंट भी काँप गया। वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। क्या करेगा अव्यांश जब राघव की कमजोरी उसके हाथ लगेगी? राघव और अव्यांश की दुश्मनी का क्या रंग लाएगी? आयंसी का क्या होगा? राघव ने पूरी शहर का कोना कोना ढूंढ लिया था, लेकिन आयंसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके आदमी अभी भी कुत्तों की तरह आयंसी को ढूंढ रहे थे। ओबरॉय मैंशन में इस वक्त गर्म का माहौल था। सभी परेशान थे क्योंकि आयंसी को गायब हुए पूरे 24 घंटे हो चुके थे। सिया का रो रो कर बुरा हाल था। सिया को इस कदर रोता देख 1 साल का रेयांश भी रोने लगता है। तानी और अभी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। सिया रोते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हालत में होगी। अगर इस बार उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कैसे माँ हूँ मैं, अपनी बच्ची का ख्याल तक नहीं रख पाई। तानी उसे संभालते हुए कहती है, संभालो सिया खुद को, हमारी आंसू जहाँ भी होगी ठीक होगी, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। सिया तानी के गले लग रोने लगती है। आंखें तो तानी और अभी के भी नम थी, लेकिन इस वक्त उन्हें सिया को संभालना था, इसलिए उन्होंने खुद को सबके सामने मजबूत बनाए रखा था। राघव इस वक्त स्टडी रूम में था। उसके साथ उसके दोनों भाई भी थे। इस वक्त स्टडी रूम का तापमान वक्त के साथ गिरता हो ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ साक्षात तीनों डेविल्स मौजूद थे, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। राघव किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में था। राघव दांत पिसते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, क्या मतलब नहीं मिल रही है? आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई? तुम लोग एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हो। अगर अगले 24 घंटे में मेरी बच्ची मुझसे नहीं मिली तो तुम सब खुद को गोली मार लेना, वरना अगर मेरे मारने पर आए तो बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। इतना का वो गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है। 1 सेकेंड के लिए तो राघव का गुस्सा देख उनके दोनों भाई भी डर गए। विवान राघव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी भाई, आंसू बहुत जल्दी मिल जाएगी। राघव, उम्मीद है जल्दी मिल जाए और सही सलामत मिले। अगर इस बार मेरी बच्ची को थोड़ी भी खरोच आएगी तो लोग राघव ओबरॉय का वो रूप देखेंगे जो सिर्फ माफिया वर्ल्ड के कुछ लोगों ने देखा है। इस वक्त राघव के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उसकी बातों में एक धमकी थी कि अगर इस बार आयंसी को किसी ने थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। एक बड़े से शिप से बड़े बड़े बॉक्स उतारे जा रहे थे। वहाँ कई सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने एक जैसे यूनिफॉर्म पहन रखे थे और उन सबके यूनिफॉर्म पर AR का लोगो लगा था। उन सारे लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सारे लोग बहुत वेल ट्रेंड थे। उन सब की बॉडी काफ़ी अच्छी थी। सारे बक्से शिप से उतार दिए गए थे और उन सारे बक्सों को कंटेनर में डालकर वहां से ले जाया जाता गया। एक शख्स किसी राजा की तरह अपने किंग साइज चेयर पर बैठा था। उसके एक हाथ में गन थी और वहाँ मौजूद सारे लोग थर थर काँप रहे थे। वह शख्स अपने सामने मौजूद बक्से को देख रहा था जो उस खुला
हुआ था और उसमें एक लड़की सिकुड़ कर सो रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था, जिस कारण उस शख्स को उस लड़की का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उस लड़की को बक्से में देख उस शख्स की आंखें कठोर हो गई थी। वो अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, ये लड़की कौन है? उस शख्स के इतना कहते ही वहाँ मौजूद लोग अंदर तक काँप गए, क्योंकि उस शख्स का ऑरा काफ़ी खतरनाक था। एक आदमी डरते डरते कहता है, सर सर वो ये। वो इतना ही कहता है कि वो शख्स उसके गले पर गोली चला देता है, जिससे अगले ही पल वो आदमी ज़मीन पर गिरा, अपना गला पकड़ दर्द से छटपटा रहा था। उस आदमी को ज़मीन पर ऐसे तड़पते देख वो शख्स शैतानों की तरह हंसने लगता है। इस वक्त वो किसी सनकी से कम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह हंसता देख वहाँ मौजूद लोग अपना सलाइवा गटक लेते हैं। अंदर ही अंदर वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। वह शख्स अपने गन पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहता है, अव्यांश रघुवंशी को ऐसे डरपोक लोगों से सख्त नफरत है। अब साफ साफ बताओ, ये लड़की मेरे मॉल में बक्सों में क्या कर रही है? अगर सही और सीधा जवाब नहीं दिया तो अगला नंबर तुम लोगों में से किसी का होगा। अव्यांश ने ये सारी बातें शांत आवाज़ में कही थी, लेकिन उसकी शांत आवाज़ में काफ़ी भयानक थी। एक आदमी मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए आगे आता है और अपने डर को छुपाते हुए कहता है, सर ये सारे बक्स इंडिया से आए हैं, शायद ये लड़की भी वहीं से आई हो। इस लड़की के होश में आने के बाद पता चलेगा कि ये कौन है। अव्यांश मुस्कुराकर कहता है, तो अब मैं मुहूर्त निकालूं कि अब तुम इस लड़की को होश में लाओगे? वो आदमी डरते हुए कहता है, नहीं 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 सर, मैं लाता हूँ होश में। वो अपने एक आदमी से पानी का बोतल लाने को कहता है। वो आदमी जब उसे पानी का बोतल लाकर देता है तो उस बोतल को ले जैसे उस लड़की को छूने जाता है, तभी उसे अव्यांश की खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अंदर तक काँप जाता है। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि धरती फाड़कर उसमें समा जाए, लेकिन अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उस शैतान बॉस उसे पताल से भी ढूंढ लाता। अव्यांश एकटक उस लड़की को देखते हुए कहता है, तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे, ये मेरे माल के बक्स में है, तो अब ये मेरी हुई। इस वक्त उसके चेहरे पर इविल मुस्कान थी, जिसे समझ पाना काफ़ी कठिन था। क्या करेगा अव्यांश जब वो उस लड़की का चेहरा देखेगा? क्या राघव ढूंढ पाएगा अपनी प्रिंसेस को? आयंसी अभी भी उस बक्स में सोई हुई थी। वहीं अव्यांश उसे एकटक मुस्कुराते हुए देख रहा था। हालांकि आयंसी के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिस कारण उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे आयंसी की काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। वहीं उसके आदमी उससे इस तरह मुस्कुराते थे, हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि उनका बक्स बॉस सनकी है, कभी भी कुछ नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसने इस तरह आंसी को देख मुस्कुराना उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वो लोग चाहकर भी अव्यांश से कुछ सवाल नहीं कर सकते थे। अव्यांश आंसी को देखते हुए गाना गाने लगता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया। अव्यांश को इस तरह गाना गाते देख वहाँ मौजूद लोगों की आंखें बाहर आने को तैयार थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई है वो आज ऐसे अजीब अजीब हरकत कर रहा है। अव्यांश का गाना सुन अव्यांशी की नींद खुलने लगती है और वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। वो अभी भी उस बक्स में ही बैठी हुई थी, तभी अयांशी के लिए वो बक्सा बड़ा था जिसमें वो आराम से बैठे और सो सकती थी। अव्यांशी के बाल अभी भी उसके चेहरे पर थे। वो अपने हाथों से धीरे से अपने चेहरे से बाल हटाती है। अयांशी का मासूम चेहरा अब अव्यांश के सामने था। वो एकटक अयांशी को देख रहा था और जो काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसकी नींद से बोझल आंखें उसे और खूबसूरत बना रहा था। अव्यांश तो मानो अपने सामने मौजूद खूबसूरत लड़की की खूबसूरती में ही खो गया
था। आयंसी अपने जख्म वाले हाथों से अपने आंखों को मसलने लगती जाती है, तभी उसकी हल्की से सिसकी निकल जाती है। आयंसी की सिसकी सुन अव्यांश अपने होश में आता है और आयंसी को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर इस वक्त दर्द साफ नजर आ रहा था। आयंसी का दर्द से पीला पड़ा चेहरा देख अव्यांश को अपने दिल में एक चुभन से महसूस होता है, लेकिन वो खुद के जज्बातों को बाजू रख अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम कौन हो लिटिल डॉल, और मेरे मॉल में के साथ क्या ऐसे आई? आयंसी ने अब तक अव्यांश या उसके आदमियों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो अव्यांश की बातें सुनती है तो उसकी नज़रें अव्यांश के नज़रों से जा मिलती है। वो एकटक अव्यांश को देखती है और फिर अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, आप कौन हो? आयंसी की आवाज़ इतनी प्यारी और मीठी थी कि जैसे किसी ने मिश्री घोल रही हो। आयंसी की बातें सुन अव्यांश के आदमी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। उनके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि इस छोटी सी बच्ची को क्या पता नहीं है कि अव्यांश रघुवंशी कौन है। आयंसी की प्यारी सी बातें सुन अव्यांश खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये सवाल तो मुझसे पूछना चाहिए लिटिल डॉल कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? अव्यांश की बातें सुन आयंसी को याद आने लगता है कि कैसे वो घर से निकल गई थी और रास्ते में उसे गुंडे मिल गए थे। ये सब याद करते उसकी आंखें नम हो जाती है और वो धीरे धीरे सिसकने लगती है। उसे इस तरह सिसकते देख अव्यांश परेशान हो जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे नीचे झुक उसे झट से अपने गोद में उसके जाकर अपने किंग साइज कुर्सी पर आयंसी को गोद में लेकर बैठ जाता है और प्यार से कहता है, क्या हुआ लिटिल डॉल, तुम रो क्यों रही हो? ये सब कहते हुए आयंस लगातार उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था। वहीं उसके आदमी उसे देख हैरान था, क्योंकि आज तक अव्यांश ने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की और इस छोटी सी लड़की को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। आयंसी अपनी बड़ी बड़ी पलकों झपकाकर मासूमियत से कहती है, मुझे भैया मम्मा पास जाना है। अव्यांश उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है और उसके जख्मी हाथ को देखते हुए कहता है, जब तक तुम्हारी चोट ठीक नहीं होगी तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। अव्यांश की बातों में आयंसी के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। वहीं अव्यांश की बातें सुन आयंसी गुस्से से अपना नाक फुलाते हुए कहती है, मेरे भैया आपको नहीं छोड़ेंगे। इतना कहा आयंसी अपने छोटे से होठों का पाउट बना लेती है। वहीं आयंसी की बातें सुन अव्यांश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे भैया मुझे छोड़ेंगे या पकड़ेंगे ये हम बाद में देखेंगे लिटिल डॉल, पहले तुम मेरे साथ चलकर खाना खाओ ताकि मुझसे लड़ने की एनर्जी मिले। आयंसी सोचते हुए कहती है, मैं आपसे क्यों करूंगी? मेरी मम्मा कहती है लड़ाई करना बुरी बात है। अव्यांश उसको अपने गोद में लिए वहाँ से चले जाता हुए कहता है, माय लिटिल डॉल, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया मम्मा से दूर अपने पास रखूंगा तो तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगी। आयंसी मासूमियत से कहती है, आप मुझे अपने पास क्यों रखोगे? आयंसी के सवाल पर अव्यांश कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। वहीं आयंसी बस उसे टुकुर टुकुर देखते रहती है। इस वक्त अव्यांश कार में था और अव्यांशी उसे गोद में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख उसे इतना तो समझ आ गया था कि वो इंडिया में नहीं है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो टुकुर टुकुर बस बाहर का नज़ारा देख रही थी। इस वक्त वो अव्यांश के गोद में थी, लेकिन उसे अव्यांश की करीबी से बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। अव्यांश के साथ भी उसे वैसा ही सुरक्षा का एहसास हो रहा था जैसे उसे उसके भाइयों के साथ होता था। इस वक्त आयंसी उस अव्यांश के गोद में बैठी हुई एक छोटी खरगोश की बच्ची की तरह लग रही थी। बाहर देखते हुए अचानक आयंसी और अव्यांश से कहती है, ये कौन सी जगह है और हम कहाँ जा रहे हैं? अव्यांश मुस्कुराकर कहता है, हम दुबई में हैं लिटिल डॉल और हम हमारे विला जा रहे हैं। आयंसी धीरे से बड़बड़ाती है, हमारे विला? अचानक ही आयंसी को याद आता है कि अव्यांश ने कहा वो लोग दुबई में है। वो कुछ कहती उससे पहले ही झटके से गाड़ी रुकती है। अव्यांश को जब पता चलेगा कि आयंसी राघव की बहन है तब भी क्या वो उसे इतने ही प्यार से ट्रीट करेगा या फिर उसे टॉर्चर करेगा? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।